नई क्लास शुरू करी जाए। तो अपना अब उस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट पॉइंट बच गया था ना बेटा, तो लिखिए तीसरा पॉइंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और खुशी जी ठीक हैं आप? कैसा रहा नए वर्ष का आगाज आप लोगों का? पार्टी वार्टी चली कि नहीं चली? वैसे हम लोगों के नए वर्षों की शुरुआत जो है चैत्र मास की पहली तारीख को होता है, तो हम भी वही मनाते हैं, नए साल में कुछ नहीं करते। ठीक है, हाँ, छुट्टी था तो घूमने निकल गए वो अलग चीज है, लेकिन जो एक्चुअल हम लोगों का वर्षों का शुरुआत होता है वो चैत्र मास से होता है, उसी को हम लोग भी मनाते हैं। हाँ, हिंदू कैलेंडर ही तो चलता है ना हम लोगों का। चलिए, विक्रम संवत। चलिए जी, तो अगर हम लोग WTO की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, WTO की बात करें, तो भाई इसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। भाई देखो, नाम में ही है कि विश्व व्यापार संगठन, मतलब बहुत सारी कंट्रियों का मिलकर के एक ग्रुप बनाना, एक ब्लॉक की तरह बन जाना, जो आपस में कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता होगा। यही तो मेन बात होनी है ना हमें। तो यहां पर जो WTO बना होगा, WTO का गठन हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होगा ना, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना, तभी तो वो काम कर पाएगा ना। अब आप यहां पर बैठ जाए और बेटा क्या करने आए हो? सर वो तो पता नहीं, अच्छा लग रहा है बैठना, बैठ रहे हैं। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव है कि फाउंडेशन करना है, तभी तो बैठे हुए हो, है कि नहीं? नहीं तो फिर वो 3 इडियट्स वाला आमिर खान की तरह मजा आ रहा है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। भाई कुछ ना कुछ आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो WTO के 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। WTO का क्या होगा, 6 ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसको भी एक एक लाइन में लिख के थोड़ा सा बस कंडीशन याद रखना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे भाई सभी के लिए अच्छा फोरम बनाना, एक मंच तैयार करना, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो तो उसका सॉल्यूशन मिल सके। आपस में कहते हैं ना, मोल भाव की बातें करनी मार्केट की तरह, तो मोल भाव के लिए एक मंच बन जाता है। जो चीजें हो आपस में वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ऐसा नहीं कि घपलेबाजी वाला काम यहां पर चले। तो वो सब सारी चीजें कब होगा कि जब आपके बीच में किसी ना किसी तरीके का क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, WTO के ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम लोग WTO की बात करेंगे तो कितने ऑब्जेक्टिव होंगे बेटा, 6 ऑब्जेक्टिव। कितने होंगे, 6 ऑब्जेक्टिव हमारे यहां पर होंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है बेटा, टू सेट एंड इनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो उसके लिए भाई रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो रूल्स बनाना और उसको अप्लीकेबल करना। याद है ना, MFN शब्द में यूज किया था कि आपस में तय किया गया ना कि इससे ज्यादा नहीं करोगे, तो एक रूल्स बना या नहीं बना। तो यहां पर क्या होगा, रूल्स बनाया जाएगा और उसको अप्लीकेबल किया जाएगा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसको बनाने का काम। और संगठन के लिए, वो भी याद रखिएगा, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बाहरी वालों के लिए नहीं है भाई। वो जो हम रूल बनाएंगे क्या, जो हमारे मेंबर्स कंट्री है, कि अभी जैसे नियरली अबाउट 164 कंट्रीज जो है WTO का मेंबर्स है, 164 कंट्री। तो ये जो 164 कंट्रीज है, इसके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करेगा ना भाई। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, WTO के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि रूल्स बनाना और उसको अप्लीकेबल करना, उसको इन्फोर्स करना। सेकंड हमारा आता है बेटा, टू प्रोवाइड फॉरम, FORUM। फॉरम का मतलब होता है बेटा मंच तैयार करना। फॉरम का मतलब क्या होता है, मंच, वो जगह है कि नहीं। टू प्रोवाइड फॉरम फॉर नेगोशिएशंस। कि भाई अगर मान लीजिए कि हम 2 कंट्रीज आपस में व्यापार कर रहे हैं,
तो दो कंट्री के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो कहते हैं ना एक मध्यस्थता करने वाली कोई ना कोई होती है ना। अब जैसे शादीराम घर जोड़े, शादीराम घर जोड़े क्या होता है बेटा, लड़का पक्ष को भी जानता है, लड़की पक्ष को भी जानता है, और दोनों के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है ना, कि आइए एक जगह मिलके बैठ के बात तो करें, उसके बाद काम करें। तो ये WTO वही शादीराम घर जोड़े हैं, कि वो एक मंच आपको दे दिया कि जहां पर दोनों कंट्री आपस में बैठे और फिर आगे की बात विचार करे कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो फोरम का मतलब क्या हो जाता है, मंच तय करें। भाई जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ट्रेड वगैरह, आप दुकान पर जाते हो, अंकल कितने का, तो क्या उतने में ही खरीद लेते हो, अरे अंकल ये तो इतने तक का होना चाहिए, थोड़ा सा कम कर लो, इस तरीके की बात होती है ना। तो जब भी दुकान पर जाते हो तो एगो स्टाफ रहता है या नहीं रहता, वो आपके लिए WTO का काम करता है या नहीं करता, कि भाई इतना हमारा सेलिंग प्राइस है, चलिए आपके लिए इतना ऑफ कर देंगे, अरे नहीं नहीं और करो, अच्छा चलिए थोड़ा सा मालिक से भी बात करके देखते हैं, कुछ करवाते हैं, होता ही नहीं होता। तो वो क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, वो मंच का काम कर रहा है नहीं। तो वही काम WTO का भी होता है कि कंट्रीज के बीच में उस तरीके का नेगोशिएशंस की बात करवाना। तीसरा हमारे पास आ जाएगा बेटा, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर आपसी कोई भी मतभेद है या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उसको दूर करने का भी काम कौन करेगा बेटा, बता, WTO करेगा या नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। भाई पारदर्शिता को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, पारदर्शिता को क्या करना होगा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हिडन चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो तो पैकेट पर लिखा रहता है ना MRP, इससे ज्यादा वसूल नहीं कर सकते। अब वहां पर देखो ना, गांव देहात में क्या करेगा, 5 रुपए फ्रीजिंग चार्ज नहीं ले लेता है। अभी हम लोगों की तरफ ही न्यूज पे कभी देखना, सर्च करना गूगल पे आ जाएगा, एक दुकानदार ने 5 रुपए ज्यादा लिए थे फ्रीजिंग चार्ज का, सामने वाले ने जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस ठोक दिया, 8 साल वो केस चला, उसके बाद वो जीता और फिर 50,000 रुपए उससे फाइन वसूला गया। तो भाई देखो, किसी ना किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ना भाई। जो भी हम लोग जानते हैं उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज। भाई चाहे फ्रीजिंग चार्ज हो, भाई अगर कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ही नहीं, ऐसा संभव है, कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड गायब, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भाई उस सब का इंक्लूड होगा ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, उसको क्या रखा जाएगा बेटा, पारदर्शी रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी से कोई छुपा करके, सबके सामने वो क्या है, क्लियर है, तो वो बात हो जाएगी। फिफ्थ नंबर बेटा, टू इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। स्वाभाविक सी बात है, जब 164 कंट्री का समूह बना दिया है तो पूरा विश्व के इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर क्या होगा बेटा, इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, है ना। फिर लास्ट में हमारा छठा नंबर आता है, टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस। भाई जो भी डेवलपिंग नेशंस है उसके मदद के लिए भी काम करता ही नहीं करता है, तभी तो बीच में ये फ्री ट्रेड का बात करता है ना। अभी आगे हम लोग जाकर के इसके पढ़ेंगे भी, तो तभी तो फ्री ट्रेड की बात करता है ना, ताकि बेचारे को किसी तरीके से क्या हो सके, सहूलियत मिल सके। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारा WTO के ऑब्जेक्टिव है कि ये सब काम वो करना चाहता है। इसी के कारण जो है WTO का गठन भी हुआ है, कि भाई हमें जो है एक दूसरे के मदद के लिए काम करना है, जो डेवलपिंग नेशंस है उसके मदद के लिए करना है। अगर आपसी में कोई भी मतभेद है तो उसको खत्म करने के लिए वो जगह तैयार किया जाता है। आपस में अगर किसी भी तरीके की कोई भी नेगोशिएशंस की बात होगी तो उसके लिए एक मंच तैयार किया गया, एक फोरम की बात करते हैं हम लोग। तो ये सारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड बनेगा आपस में, वो सारी की सारी चीजें हमारा वहां पर देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियों का समूह है, तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या होगा बेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का काम ये करेगा, क्योंकि सभी कंट्री के लिए लगभग में क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर बन गया। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया,
ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। ओके, अब है कि अगर WTO है तो उसके कुछ ना कुछ संरचनात्मक गठन होगा या नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स होगा या नहीं होगा। भाई कैसे काम करता है, किस अनुसार करता है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होती है, वो सारी चीजें भी देखना होगा। जैसे अगर यहां पर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग सबसे पहले रिसेप्शन पे आए होंगे, वहां पर बात विचार हुआ होगा, फिर उसमें अगर जैसे कुछ बच्चों ने अलग से डेमो क्लास लिया होगा, उसके बाद क्लास के अंतर्गत आएगा, तब ना काम चल रहा होगा। मतलब अलग अलग लेवल की बात होती है नहीं होती। तो इसमें भी 3 लेयर में काम होता है। क्या होता है बेटा? 3 लेयर में काम होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तभी तो काम चल पाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट जो है टॉप लेवल पे बात चले जाएंगे। देखो ना, आप किसी कस्टमर केयर वगैरह को कॉल करते हो, तो कॉल करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है मैं अपने सीनियर से बात कराता हूँ। डायरेक्ट ऐसा होता है, अच्छा जियो के हैं, अभी रुकिए अनिल अंबानी को कॉल कर रहे हैं, हेलो, नहीं सॉरी मुकेश अंबानी ना, हाँ मुकेश अंबानी को कॉल कर दिया, सर मुकेश अंबानी जी बात करेंगे आपसे, कीजिए आप अपना प्रॉब्लम बताइए। ऐसा होता है क्या? उसका क्या होगा, अलग अलग लेवल होगा। तो उसी तरीके से WTO भी जो काम करेगा तो उसके क्या होंगे बेटा, अलग अलग लेवल होंगे या नहीं होंगे, टॉप मिडिल और लोअर लेवल। तो ये क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है, उसका संरचना। ये क्या कहलाता है, बिल्डिंग बन रहा है। कभी ऐसा हुआ कि पहले छत ढाल लेते हैं, बाद में नींव डाला जाएगा? ये देखो कभी इस तरीके से हवा में अटका दिया जाए मंत्र मार के, छत ढल गया, चलो अब जो है नीचे से नींव डालते, नहीं ना भाई, पहले नींव डलता है, फिर कुर्सी बनता है, फिर दीवार वगैरह जाता है, फिर लिंटर ढाला जाता है, तब ना जाके ऊपर में जाके छत बनेगा। तो अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है या नहीं है, कार्य करने का एक अलग तरीका है या नहीं है, एक प्रणाली है या नहीं है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ WTO। कहता है WTO activities are supported by secretariat located in Geneva by डायरेक्टर जनरल। अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा कि बताओ भैया जो WTO है उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, कहां पर है, जेनेवा में, ठीक है, किसके द्वारा चलाया जाता है, डायरेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। तो WTO का जो है सेक्रेटेरिएट कहां पर है, जेनेवा में। किसके द्वारा ऑपरेट होता है बेटा, किसके द्वारा एक्टिविटीज होती है, डायरेक्टर जनरल के द्वारा। कहता है इट हैज 3 टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या एक ही जगह पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगा क्या, नहीं ना। क्या हमने बोला, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे, टॉप, मिडल और लोअर। कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो कितने टायर का होगा बेटा, टायर का मतलब होता है बेटा सतह, ठीक है, ढांचा, 3 ढांचे का होगा। जैसे ट्रेन में सफर किए हो ना, थर्ड AC, तो उसको कहते हैं ना 3 टायर AC, निचल का सीट, बिचल का सीट, ऊपर का सीट। तो 3 लेवल हो गया, ये नहीं हो गया। उसी तरह 2 टायर, 2 ही रहेंगे, है कि नहीं। 1 टायर, ये कहीं रहेगा, केबिन बना के देगा, रिलैक्स रहो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, है कि नहीं, उतने में फ्लाइट से सफर कर लो। चलो, फिर अब यहां पर कहता है कि WTO accounts for almost 95% of world trades
and currently having, कितनी कंट्री अभी बताया था बेटा? 160. तो currently having 164 members country. अब 164 है तो सारा का सारा डेवलप्ड तो होगा नहीं, या सारा का सारा डेवलपिंग तो होगा नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ डेवलप्ड होंगे ना। तो आउट ऑफ विच 117 countries are developing nations. ठीक है, तो देखो लगभग विश्व के जितने भी व्यापार हो रहे हैं, विश्व में जितना भी व्यापार हो, उसका 95% अकेला कौन देख रहा है? तो क्यों नहीं इसको ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोला जाएगा? है कि नहीं? पूरे विश्व में जितना व्यापार हो रहा है, ऐश्वर्या दीदी जरा ध्यान देना वो 5वां पॉइंट वाला, कि विश्व में जितना व्यापार हो रहा है उसका लगभग 95% कौन कर रहा है? अकेला डब्ल्यूटीओ कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई पूरे विश्व के इकोनॉमी पे किसका राज? डब्ल्यूटीओ का। इसलिए वहां पर क्या लिखा था? ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। क्या लिखा गया था? ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। कितनी कंट्री हमारे मेंबर्स हैं यहां पर? 164, जिसमें से 117 हमारा क्या है? डेवलपिंग नेशन है। तो 47 क्या होगा बेटा? डेवलप्ड नेशन होगा या नहीं होगा? ओके, चलिए अब जो है, अगर ये तो हमने डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर देख लिया, अब है कि इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कैसे काम हो, क्या हो, नहीं हो, वो सारी चीजें। फिर इसी में अलग अलग एग्रीमेंट की बातें होंगी, तो वो सारी चीजें भी यहां पर हमें देखनी पड़ेंगी। तो लिखिएगा बेटा नेक्स्ट हेडिंग, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। अब इसमें जितना चीजें लिखता जाऊंगा ना, आप ही लोगों से पूछूंगा, क्योंकि एक बच्चे को छोड़कर, सिर्फ इनको छोड़कर बाकी सबने वो पढ़ा है। टैरिफ वाला तो लगभग में सबने पढ़ा हुआ है ना, टैरिफ वाला टॉपिक सबने पढ़ा है ना बेटा? ना बोल नहीं सकता, नहीं तो गुर्दा लाल कर देंगे। ठीक है, इसलिए भावनाओं में बहना हुई मत। हाँ, एब्सेंट हुए हो वो आपकी गलती है, हमारी नहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बेटा, उसमें लिखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। नाम कुछ सुनेला लग रहा है बेटा? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? गलती से ही सही। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जो होता MFN क्या होता है बेटा? नंदनी नीचे नहीं देखना बेटा। हाँ, नहीं मालूम ना? वाह क्या बात। ए सफल काहे पीछे देख रहे रे? चीटर कॉप। गोपाल क्या होता है बेटा MFN? इधर देखो मेरी तरफ। बताओ, अभियो थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, यही ना बताया था अभी जब इसके बारे में शुरू किया था, तो वहां पर बोला था भाई आपस का वो संगठन जहां पर एक दूसरे के लिए काम किया जाता है और एक मैक्सिमम लिमिटेशंस तय की जाती है, वही ना MFN होता है रे। हाँ, हो सकता है, वो तो प्रिफरेंशियल में आ जाएगा, आपकी मर्जी है, फ्री में चार्ज करो। वो तो आगे ना हम उसके अलग अलग बता देते कि बॉन्ड टैरिफ क्या है, अप्लाइड टैरिफ क्या है, प्रेफरेंशियल टैरिफ।
एक तो आया था मैक्सिमम की मैक्सिमम इतना रेट तय कर ले, इससे ज्यादा कोई भी आपस में नहीं करेगा। बहुत गलत बात है, ये उम्मीद सब तो कतई नहीं है। तो पहला क्या हो गया बेटा, बताइए, सब बराबर। भाई उसमें जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं एक तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सभी बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सभी इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तभी तो बोला ना कि मैक्सिमम इतना रेट रहेगा। अब उसमें आप वरीयता दे दो अलग बात है, आपस में आप अपनी दोस्तियारी कर लो वो अलग बात है, लेकिन एमएफएन के अंतर्गत जितने भी कंट्री है सब आपस में क्या है, बराबर है ना। तो वही चीजें यहां पर लिख लेना, ट्रीटिंग अदर कंट्रीज इक्वली, है कि नहीं। क्यों नहीं आएगा, अगर हम दोनों बात करें, तुमसे अच्छी दोस्ती आ रही है, हमने बोला कि अरे कोई बात नहीं आपस में फ्री में ही कर लेंगे, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। प्रेफरेंशियल में तो मैंने बताया था कोई लिमिटेशंस थोड़ी नहीं थी भाई, जो टैरिफ तय किया गया उससे कम कुछ भी, तो उससे कम फ्री भी नहीं है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, जितनी भी कंट्री होगी सबको आपस में क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा, कोई भेदभाव किसी में नहीं होगा। सेकेंड वाला जरा समझना बेटा, नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट। अब ये नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा भाई, एक बात बताओ, अब हम लोग यहां पे रह रहे हैं, यहां पर कुछ विदेशी लोग भी बैठे हुए हैं भाई, नेपाल वाले जो हैं एक तरीके से हैं तो विदेश के ही, लेकिन क्या हमारा कोई भेदभाव चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन यहीं अगर अफ्रीका के लोग अभी बैठ जाए, है कि नहीं, जॉर्डन के लोग आ जाए, नाइजीरिया के आ जाए, एकदम काला सा, फिर मुझे भी अपने आप को देख के खुशी महसूस हुई, किसी से तो गोरे, उसकी औकात है हम लोगों के साथ बैठने की। अरे नाम उसका लो जो उसको औकात भी हो कम से कम बराबर में खड़े होने की, पाकिस्तान का क्या औकात है रे, तब चल। तो अब यहां पर है, क्या हम आपस में किसी भी तरीके की भेदभाव करेंगे क्या, तो कहते हैं देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहे फॉरेन वाला हो या लोकल हो, राष्ट्र कहता है कि हमारे लिए क्या है, सब बराबर है। क्या होगा, दोनों ही, चाहे फॉरेन हो या लोकल हो, सभी क्या होंगे बेटा हमारे लिए बराबर होंगे। इसको कहते हैं हम लोग नेशनल ट्रीटमेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इसमें बेटा, ट्रीटिंग foreigners and locals इक्वली। ठीक है, दोनों को क्या होगा बेटा, कि जो भी गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, जो भी हम लोग डोमेस्टिक है, सबको वैल्यू क्या देंगे बेटा, बराबर। लेकिन इसमें जरा एक बात याद रखना कि दिस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट is also found in all three main WTO एग्रीमेंट्स। लेकिन चूंकि हमको एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ना नहीं है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन वो एग्रीमेंट है क्या, नाम देखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो ब्रैकेट में खाली नाम लिख लीजिएगा ताकि नाम याद रहे। ठीक है, तो क्या बोला, दिस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑल थ्री मेन WTO एग्रीमेंट्स। आर्टिकल 3 ऑफ
गेट, गेट के बारे में ऊपर पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? शुरुआत सेकंड नंबर में यही हुआ था ना बेटा, इसी को तो खत्म करके डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था ना, याद है कुछ या नहीं है? तो आर्टिकल 3 ऑफ गेट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बातें होंगी, सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं होंगी। तो अगर गुड्स आ सकता है तो क्या सर्विस नहीं आ सकता है क्या? तो लिखेंगे आर्टिकल 17 ऑफ गेट्स, GATS। अब इसका फुल फॉर्म नीचे लिखवा दूंगा ताकि याद रहेगा। यहां पर हो गया ना, वहां पर ट्रेड ऑफ गुड्स था, यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रेड ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 3 ऑफ ट्रिप्स, ट्रिप्स में क्या हुआ था बेटा? याद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ऊपर में जिक्र किया था पिछली क्लास में। हम यहां पर बैठ करके जी बकैती कर रहे हैं, हम अपना दिमाग बेच के खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये सब भी तो इंक्लूड आनी चाहिए। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ट्रिप्स के। ओके, तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूं ताकि याद रहे। लिखिएगा बेटा GATS, गेट्स को कहते हैं जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। और ट्रिप्स का लिख लीजिएगा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual property rights। और ये बार बार मैं इसलिए फुल फॉर्म वगैरह लिखवा देता हूं बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट 1 बनाया कि नहीं बनाया तुम लोगों ने? कुछ क्वेश्चन नहीं भेजा ग्रुप में मैंने? आंसर भी चाहिए? आंसर भी भेज देता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया हुआ था, वो तो जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी मैं आंसर अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन भी फिर से भेज देता हूँ, आंसर घर पे एक बार बना लेना। जैसे जो जो टॉपिक पढ़ते जाओगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क करते जाओ, ताकि पता चलेगा ना कि कुछ समझ में आ भी रही है नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि जत पटंग तत् गुरुवे समर्पितंग। देखो ना ज्योता दीदी से अभी तो बताए थे MFN, फिर भूल गई। अब देख रहा हूं स्थिति फिर डमाडोल हो रही है। बीच में किसी दिन अचानक से मैं क्वेश्चन 5 को दे सकता हूं लिखने के लिए, अब तैयार रहना। फिर मैंने सोचा था कि नहीं दूंगा लिखने के लिए, और मैंने यही बोला भी था, लेकिन देख रहा हूं स्थिति फिर गड़बड़ हो रही है। एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दिक्कत है ना भाई। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे घर पे कम पढ़ते हैं? मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ रहे हो मात्र, मैक्सिमम। 4 घंटा से ऊपर कौन कौन पढ़ता है घर पर? पूरा साफ, सही है, टैलेंटेड पर्सन है भाई। किसी ने हाथ नहीं उठाया, देखो मत। 4 घंटे से ऊपर में किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये तो तुम लोगों से अच्छा मैं हूं, उससे ज्यादा मैं पढ़ता हूं। नहीं, गलत बात है बेटा, पढ़ना चाहिए। अभी मई 25 के लिए जो नया मॉड्यूल आया ना आप लोगों का इकोनॉमिक्स, मैंने अभी 2 दिन पहले, वो 3 दिन पहले डाउनलोड किया है। अब A to Z लाइन उसके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब देखना पड़ेगा ना कि क्या बदला हुआ नहीं बदला। मान लो कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने 164 कंट्री लगाया, अगर यही 165 आ गया होगा तो अभी तो पढ़ा रहा हूं मैं, बाद में वही अमेंडमेंट करके लिखवाऊंगा कि ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, तो हमें खुद एक एक लाइन अब पढ़ना पड़ेगा फिर से।
जैसे ही मॉड्यूल अपडेटेड देता है एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बिना देखे थोड़ी ना पता चलेगा कि बदलाव क्या हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों से ज्यादा फिर मैं पढ़ रहा हूं, गलत बात है ये, ठीक है। चलिए, तो समझ गए कि भाई गुड्स से रिलेटेड तो काम चल ही रहा था, अब क्या होगा, सर्विसेज वाला भी होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स की भी बात यहां पर हम लोग करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ गया बेटा, नेशनल ट्रीटमेंट, सब बराबर, किसी से कोई भेदभाव नहीं। लेकिन गेट्स क्या कहता है, ना ना हम तो जो भी करेंगे बात किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, ना हम सर्विसेज की बात करेंगे, ना ही हम आईपी की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लेकिन ये क्या बोलता है ना, हमारे लिए क्या है, सब बराबर है। ओके, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, नेशनल ट्रीटमेंट्स के अंतर्गत। ओके, तो पहला हमने कौन सा लिखवाया बेटा, एमएफएन, दूसरा क्या हो गया, नेशनल ट्रीटमेंट। अब तीसरा लिखिएगा बेटा, फ्री ट्रेड ना, क्या बताने की जरूरत है क्या भाई, डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है ना कि आपकी मर्जी है, आप आपस में कर लो फ्री, हमें कोनो दिक्कत नहीं है ना। जैसे अभी पप्पू ने पूछा था क्या सर 0% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप प्रेफरेंशियल में कुछ भी कर सकते हो भाई, है कि नहीं। तुम उल्टा चाहो तो उसको और इंसेंटिव दे सकते हो, तुम भेजो तुमको 10% और देंगे हम, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एक लाइन इसमें भी कि भाई डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो लिखिएगा डब्ल्यूटीओ allows प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, छूट आपकी इच्छा है, आप जैसे जो करना चाहें करें। आप किसी के साथ चाहते हैं 1% लगाना, किसी के साथ चाहते हैं 0% और किसी के साथ चाहते हैं 10%, लगाओ ना, कौन सा रिस्ट्रिक्शन है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तीसरा क्या हो गया बेटा हमारा, फ्री ट्रेड। चौथा लिखिएगा बेटा, प्रेडिक्टेबिलिटी, वही ट्रांसपेरेंसी की बात यहां पर भी हो जाती है, तो लिख लेना जरा बेटा। कहता है इन डब्ल्यूटीओ व्हेन countries agree to open their markets for goods or services, they bind, बाइंड का मतलब क्या बताया था बेटा, बाध्य हो जाना, बंध जाना, हम तुम्हें वचन देते हैं तो वचन दे देना, बाइंड का मतलब क्या हो गया, वचन दे देना कि जो हमने लिमिटेशंस की बात की तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या गए, बंधे हुए हैं, है कि नहीं। तो दे बाइंड्स देयर कमिटमेंट्स ना बेटा, ठीक है, कंट्रीज शुड make trade rules as clear as possible। अब बेटा मान लो तुमसे किसी ने बोला कि भाई 5,000 रुपए उधार दोगे, तुमने बोला क्या होगा, अब बताओ भाई सामने वाला क्या सोचे इसको। देखो ना कभी कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे बोलेगा रे जेठा, फिर बाबूजी बोलते अबे हाँ बोल रहा है या ना, हाँ कुछ तो क्लियर बोल। तो रूल्स ऐसा बनाए ताकि वो क्या रहे, आपस में ट्रांसपेरेंट रहे, क्लियर रहे, ऐसा कुछ उधेर बुन वाला नहीं कि जैसे देखते हो ना कि शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड कोई भी जो ऐड आता है तो कैसे आता है,
बढ़िया सा ऐड दिखा देगा, नीचे एकदम छुटकू लाइन में स्टार लगा के लिख देगा टर्म्स एंड कंडीशन। नहीं अब बोलते समय देखते हो गया, तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा कि बोला क्या सब। होता ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए बेटा भाई, जो आपस में कमिटमेंट है वो पूरा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और आप उसके अंतर्गत बंधे हुए हैं कि भाई हाँ हमने ये वचन दिया है, हाँ हमने ये प्रॉमिस किया है, तो हम उसको निभाएंगे। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आ गया बेटा, प्रिडिक्टेबिलिटी के अंतर्गत। ओके, मजा फिर भी नहीं आएगा। चलो लगे हाथ पांचवा और छठा लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। पांचवा, प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन। भाई एक वो बताओ, अगर नॉर्मल मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जितनी भी बड़ी कंपनियां वो नई कंपनियों को आने देगा क्या, छोटी कंपनियों को रहने देगा क्या? भाई तालाब की जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटे को जिंदा रहने देगी नहीं, निपटा दी जाती है। तो डब्ल्यूटीओ इसी के लिए आता है, कहता है ना रोक, यहां पर हमारे लिए सब बराबर है, कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, फेयर कंपटीशन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, यहां पर फेयर कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। फेयर कंपटीशन की बात करेंगे तो वही लिखिएगा, डब्ल्यूटीओ प्रोमोट्स फेयर कंपटीशन। बेटा ये COMPT की पावर एन जो लिखते हैं ना, ये कंपटीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स फेयर कंपटीशन इन एग्रीकल्चर। IP लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज एटसेट्रा। सब में क्या होगा बेटा, बराबर कंपटीशन होगा ही नहीं होगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज क्या बेटा, हाँ सिंपल सी बात है, इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा किसी भी तरीके का कोई भी नई नई चेंजेज होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी होता है वो डेवलपिंग इकोनॉमी या अनडेवलप्ड इकोनॉमी को इनकरेज करता है ना। याद करो यूनिलेटरल ट्रेड की बात बताई थी हमने RTA में, सबसे पहला याद है कुछ, एक तरफा प्यार, कि तुम मुझे चाहो या ना चाहो हम तो तुझे अपना समझते हैं, हम नहीं, WTO, ठीक है। कि भाई जो भी डेवलपिंग कंट्री है बेचारे के पास अभी वो सुविधाएं है ही नहीं, तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या करेगा बेटा, उससे गुड्स मंगाएगा ना, तू बना तो उससे खरीदने के लिए यहां पर हम हैं, तुझे इंसेंटिव मिलेगा, है कि नहीं। अगर मान लो अभी ऋषभ पंत देखो पिछले 2 इनिंग से बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा है, ऑल आउट हो गया 89, 17 रन का पार्टनरशिप लास्ट विकेट के लिए कर लिया, क्या बात है, कप्तान बन गया है। तो अगर मान लो कि यहीं पर अभी ऋषभ पंत को बोल दे कि तू जा खेल, तू ये मत सोच कि टीम में तेरा स्थान है या नहीं है, तुझे हमेशा रखेंगे, आंख बंद करके खेल के आ, तो फिर सोचो क्या स्थिति होगी। ऋषभ पंत हो गया, ईशान किशन हो गया, इन सबको खाली बस फ्री कर दो ना, वो नहीं है, वो आजकल ना थोड़ा सा जो है ना पॉलिटिशियन बन गया है वो, अब वो नहीं रहा वो। लेकिन ये दोनों जो है अभी ये इसी कैटेगरी में, श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, उसको खाली फ्री कर दो, फिर देख लो अपना क्या करे। रोहित शर्मा बेचारा का अभी तो थोड़ा सा देखो बुरा दौर हर किसी का आता है,
उसका ये आया तो क्या हुआ, इस बार आईपीएल में धूम मचाएगा, वही तू देख लेना। तो अगर किसी को भी इस तरीके से इंकरेजमेंट की बात आएगी तो वो अच्छा करेगा ही नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा कि बुमराह से जब क्वेश्चन पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बैटिंग से रिलेटेड क्या आप कर पाओगे, नहीं तो बोला था क्या, जाके गूगल कर लेना कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने मारा है। स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारा है बुमराह एक ओवर में। तो अब बताओ, तो इनकरेजमेंट यही होता है ना भाई, इनकरेजमेंट तो वही है। जडेजा ने एक ओवर में 37 रन मारे हुए हैं आईपीएल में, 37 रन मारे थे एक ओवर में। तो जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होगी, जो भी रिफॉर्म्स होगी, वो किसके लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी को क्या करता है, प्रोत्साहन जरूर देता है, ताकि उसका ग्रोथ हो सके, उसका विकास हो सके, उससे रिलेटेड बातें होंगी। तो चलिए जरा लिख लेते हैं उसी को 2 लाइन यहां पर। डेवलप्ड कंट्रीज have started to allow duty free and कोटा फ्री। कोटा का मतलब क्या बताया था, लिमिट ना। तो ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री इंपोर्ट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम least डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए होंगे, बोलिए। हो गया, एक ओवर में 6 रन भी बना दिया, कोई नहीं। इन लोगों का जो है ना 100 के अंदर अंदर 7 विकेट 8 विकेट गिर जाएगा, देख लेना। आज नहीं, ये नहीं कि आज ही गिरवा दो, आज तो खत्म होने वाला होगा अब खेल। 5 से 7, 7:40 से 9:40, फिर उसके बाद 10 बजे से 12, 12:15, 12:30 मैक्सिमम। चलो जी, तो ये तो हमारी कहानी किसकी हो गई बेटा, कि भाई किस तरीके से उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से वो गाइड करता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी बातें हम लोग यहां पर करते हैं, उसको देख के चलते हैं। अब जो यहां पर एक चीज है, उसमें मैं छोटी छोटी 2 4 5 बातें खाली लिख देता हूं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको आईसीआई के बुक से एक बार रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं मैक्सिमम उसमें चीजें, और एक बार खाली रीड करना है और कुछ नहीं करना। जैसे एसपीएस के लिए हमने एग्रीमेंट की बात बताई थी, ट्रिम्स के लिए बात करी थी हम लोगों ने, टीबीटी की बात करी थी हम लोगों ने, ये सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके थे। तो इन सब के लिए जो एग्रीमेंट बनता है वो भी तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही होगा ना भाई। तो लिखिएगा बेटा, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स, डब्ल्यूटीओ भाई अभी ऊपर ऊपर लिखवाया था, एग्रीकल्चर में भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी होता है, सर्विसेज में भी होता है, सब में देखा जाता है, ये नहीं होगा। तो अगर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीमेंट होगा वो भी इसके अंतर्गत आएगा ही नहीं आएगा। तो लिखेंगे बेटा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर
एग्रीमेंट ऑन application of SPS measures। बताने की जरूरत है क्या? SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। बाहर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण हमारे इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारी जानवरों के ऊपर, तो हम उस पर क्या करते बेटा? रोक लगा देते हैं या नहीं लगा देते? यही ना बताया था। फूड आइटम से रिलेटेड खाली बातें। किससे रिलेटेड हो गया? फूड आइटम्स, याद है ना? जबकि टीबीटी में हमने क्या बोला था? फूड एंड नॉन फूड दोनों। लेकिन एसपीएस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हमने बोला था ना कि बाहर से अगर कहीं पर भी बर्ड फ्लू वगैरह फैला हुआ है तो वहां से क्या हम पोल्ट्री को इंपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही चीजें हमने एसपीएस में बताई थी। पक्का ना? चलो नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड clothing replaced the multi-fiber एग्रीमेंट। इसको कहते हैं बेटा MFA। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? MFA सिंस 1974। कि पहले जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता था उसको हटा करके क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ठीक है। फिर कहता है बेटा एग्रीमेंट ऑन टीबीटी। टीबीटी का मतलब टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ना। लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है। एग्रीमेंट ऑन टीबीटी। तो अब यहां पर नॉन फूड आइटम्स भी आ गया, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। एग्रीमेंट्स ऑन ट्रिम। ट्रिम का मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। याद है? पैसा तुम लगाओगे तो उसमें तुम्हें कम से कम इतना सामान इंडिया का खरीदना पड़ेगा, बाहर से इतना ही मंगा सकते हो। फिनिश गुड्स अगर मंगाओगे तो मंगा लो, लेकिन सर्विसिंग तुमको यहीं पे करवाना पड़ेगा। ये सभी बात आई थी ना। तो ये ट्रिम के अंतर्गत ही ने बताया था। तो ट्रिम का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सब भुलाए गए हो। लिख लो ब्रैकेटवा में। सही है बेटा, सही है। सब पढ़ाना मेरा बेकार है। मैं देख रहा हूं जिस दिन मेरा मूड भड़केगा उस दिन मैं छोड़ दूंगा, दूसरे टीचर को भेज दूंगा, फिर पढ़ाने लेते रहना। हाँ नहीं, ये जब फायदा ही नहीं मिले तो क्या मेहनत करके फायदा? नहीं, इसमें बताओ ना जरा, क्या टीबीटी हम पूरे एक्सप्लेन नहीं किए हैं? किए हैं। एसपीएस क्या एक्सप्लेन नहीं किए थे? किए थे। एमएफएन पूरा एक्सप्लेन नहीं किए, तो बढ़िया से उसको तो एक साथ समझा के अलग से बताया था। ठीक है। क्या ट्रिम्स के बारे में एक एक पॉइंट हमने 3 पॉइंट देखो अलग अलग लिखवाया था, ये नहीं लिखवाया था? कि अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो इतने ही मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकते हो, मिनिमम इतना इंडिया से आपको लेना पड़ेगा, डोमेस्टिक लेना पड़ेगा, ये बताया था। फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लिमिटेशंस लगा दिया था। पोस्ट सेल सर्विस की बात करी थी हम लोगों ने। सब तो लिखवाया था ना बेटा। एनटीएम्स के अंतर्गत देखना बेटा, नॉन टैरिफ मेजर्स के अंतर्गत। नॉन टैरिफ मेजर्स के अंतर्गत आगे बढ़ो, देखो 13 जो लिखवाया था उसमें है ये नहीं है? है? ठीक है। याद रखो, याद रखिए बेटवा। हो सकता है अगले क्लास में झटका मिले तुम लोगों को। टॉपिक खाली खत्म हो जाए आज हमारा।
तो एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स जो है वो भी आएगा हमारा, कि जो भी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है उसकी भी बात यहां पर हम लोग करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कहता है बेटा एग्रीमेंट्स रिलेटिंग एंटी डंपिंग। क्या समझाना पड़ेगा एंटी डंपिंग? 2016 में चाइना के द्वारा येलो कोटेड स्टील पाइप एग्जाम्पल लिया था ना, याद है कि ना है, कि तुम अपना कवारी हमारे यहां पर नहीं भेज सकते हो। ओके, फिर उसके बाद कस्टम वैल्यूशन एग्रीमेंट। कस्टम्स वैल्यूशन एग्रीमेंट, भाई कितना ड्यूटी लगेगा, क्या लगेगा, इस सब से भी रिलेटेड बातें होनी चाहिए। एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। बेटा देखो नाम में ही लगा हुआ है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, कि भाई अगर मान लीजिए सामान तुम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भेजने से पहले उसका जांच पड़ताल होगा या नहीं होगा, क्या है नहीं है, कैसा है नहीं है, वो सारी चीजें हो सकती नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी क्या है बेटा एग्रीमेंट यहां पर बना हुआ है, उससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट की बातें यहां पर हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद कहता है बेटवा एग्रीमेंट्स ऑन रूल्स ऑफ ऑरिजिन। याद है बेटा, ओ जनरल कंपनी का एग्जांपल लिया था कि यूएई में बनता है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जहां पर जो भी कॉमोडिटी बनती है, जिस जगह बन रही है, वहां के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स को क्या करना होगा बेटा, देखना होगा ना। मतलब ये सारी चीजें देखो अभी तक जो जो बता रहे हैं सब पहले हो चुका या नहीं हो चुका। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। भाई इंपोर्ट के लिए लाइसेंस वगैरह की बात हुई थी या नहीं हुई थी बेटा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग वाला बताया था, याद है कुछ, इतना कोटा मंगा लिया बिना लाइसेंस के आगे काम नहीं कर सकते, बताया था ना इस तरीके से। तो उससे भी रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। याद है कुछ क्या बेटा, तुम्हें वहां पर एक्सपोर्ट सब्सिडी मिला था, उसके लिए हमने काउंटरवेलिंग चार्ज करा था या नहीं करा था, किस कंट्री से, एशियन के बारे में बताया था ना, और नंदनी एशियन का फुल फॉर्म बताएगी, ASEAN लिखवाया था ना, जी बता वंशिका। अरे वाह क्या बात, बस बस, हाँ सही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन लिखवाया था ना, ठीक है। तो उसी पे तो काउंटरवेलिंग चार्ज हुआ था ना, कि 12.5% लगा दिया था ना, याद है ना 2017 में। चलिए, कि भाई तुम्हें जो उधर का एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिल रहा है, जिसको तुम इंजॉय कर रहे हो, वो इंजॉय हम खत्म कर देंगे, किस चीज से, टैक्स बढ़ा करके। ओके, वैसे हमने ये भी लिखवाया कि एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जब नुकसान पहुंचाओगे तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा ना उन चीजों पे। हम कहां टैक्स लगा रहे हैं, वो तो तुमको डिस्काउंट मिला उतना लगा रहे हैं, राइट ऑफ है कि नहीं, राइट ऑफ। तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया था,
काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, मतलब सारी चीजें पहले हो चुकी है। ओके, फिर उसके बाद है बेटा गेट्स के बारे में बात हमने करा था, अभी ट्रिप्स के बारे में भी देख लिया था कि भाई वहां पर किससे होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी रिलेटेड काम होगा और सर्विसेज से भी रिलेटेड, तो लिखने की जरूरत है नहीं, अभी तो ऊपर उसके ऑब्जेक्टिव में लिख ही लिया था, तो फिर काहे लिखना दोबारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे क्या होगा बेटा ध्यान में रखने की जरूरत होगी या नहीं होगी, बता। तो इसको एक बार आईसीआई के बुक से क्या करना है, बस खाली आपको रीड कर लेना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी थी हमारी WTO की। ठीक है, अब जो है दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, एक है दोहा राउंड और एक है G20। G20 अभी हाल फिलहाल इंडिया में हुआ था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो G20 का मतलब क्या हो गया, 20 देशों का ग्लोबल समिट। 20 का मतलब हो गया 20 देश, बात खत्म। नहीं भाई, ग्रुप, जब ग्रुप हमने बोल दिया तो ग्रुप में जो लोग सम्मिलित होंगे उसी की बात है ना। जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में क्या होता है, BRICS, यही है ना, ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। भाई याद रखा करो ये सब चीजें। ठीक है, चलिए जी, तो जरा लिख लीजिएगा। दोहा राउंड के बारे में थोड़ा सा दो लाइन बात कर लेते हैं, ऐसी जरूरत नहीं। दोहा जगह का नाम है, जैसे उरुग्वे राउंड लिखा था ना, उरुग्वे में हुआ था तो उरुग्वे राउंड। तो दोहा में अगर कोई भी सम्मेलन हुआ, किसी से भी रिलेटेड बात हुई, तो क्या हो गया वो, दोहा राउंड। ओके, तो चलिए लिख लीजिएगा बेटा, DOHA राउंड। और हम लोग यहां पर जो मेनली बात करेंगे 9th राउंड की बात करेंगे। दोहा एशियन गेम हुआ था ना, ये जो है बेटा कतर में हुआ था इन नवंबर 2001। बेटा ईयर्स इससे पहले भी लिखाए थे, अभी भी लिखवा रहे हैं, याद रखना। दोहा राउंड कहां है बेटा, कतर, इन नवंबर 2000। कहता है टॉक्स अबाउट नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग 20 एरियाज ऑफ, कितने एरिया में बेटा, 20 एरियाओं में नेगोशिएशंस की बात यहां पर करता है। मोस्ट controversial टॉपिक वाज एग्रीकल्चर ट्रेड। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कौन सा टॉपिक रहा बेटा, एग्रीकल्चर। बस इतना ही, तीन चीजें आपको बेसिकली यहां पर याद रखना है। कितनी चीजें याद रखनी है बेटा, तीन चीजों को यहां पर याद आपको रखनी है। 9 रन पर 1 विकेट हो चुका है, आज का खेल खत्म। बात करते बोले ना रे सौर, जाते जाते 7-8 को निपटेगा इसका। अच्छा चलो, बुमराह ने ही लिया, और सबसे बड़ी बात, आज के लास्ट बॉल पे विकेट ली। हो गया बचवा, पर मजा यहां भी नहीं आएगा। अब देखो G20 के बारे में उतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, खाली लिख देते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है, कितने कंट्रीज होती है, क्या क्या मोटिव है, कहां अभी हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे लिख करके खत्म कर देते, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार खाली रीड कर लेना, बात खत्म है। आ? अच्छा, तो बुक में तो सब कुछ लिखा है, तो फिर आज से लिखाना बंद। नहीं नहीं,
मतलब बुक से रीड नहीं करना, बुक से तो सिर्फ उसको मैंने बोला एग्रीमेंट वाला एक बार रीड कर लेना, बाकी सारी तो लिखवा ही देता, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होगा ना, इसलिए मैंने बोला कि लिख लेना वहां से। चलो लिखिए बेटा, G20। तो नाम में ही लगा है G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, G20 है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ 20 is the premier forum of for international economic cooperation. Group of 20 is the premier forum for international economic cooperation. India holds the presidency of G20 from 1st December 2022 to 30th नवंबर 2023। इंडिया ने बेटा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, नेगोशिएशन का मतलब होता है बेटा तो मोल भाव, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक किसकी अध्यक्षता थी बेटा, इंडिया की अध्यक्षता वहां पर थी। कहता है G20 was founded in 1999 after the Asian financial क्राइसिस। 1999 में इसका क्या हो गया बेटा, गठन किया गया, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हुई थी, उसके बाद इसको एप्लीकेबल किया गया था। सिंस द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19, कोविड का फुल फॉर्म, कोविड का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19। CO का मतलब होता है कोरोना, V फॉर वायरस, E फॉर आइडेंटिफाइड इन, D फॉर दिसंबर 19 तो ईयर ही था, तो कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19 इज नोन एज कोविड-19। और इंडिया का फुल फॉर्म, इंडिया का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इसलिए हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, इंडिया नाम नहीं है। इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि अगस्त में चूंकि ये डिक्लेयर हुआ है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त इंडिया। क्या सब करते हो तुम, ठीक है। तो कोविड का भी फुल फॉर्म पता चल गया ना, कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19, इसलिए लिखा जाता है कोविड-19। तुम लोग कोविड का मतलब सोच रहे थे कोरोना वायरस ना, कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19। ओके, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19, ट्रेड रिलेटेड measures are implemented
by G20 and 61% measures were trade facilitation, trade facilitating, remaining 39% measures were ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव। 61% क्या था बेटा? ट्रेड फैसिलिटेटिंग, ताकि उसको बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले। और 39% क्या था बेटा? रिस्ट्रिक्टिव था। मिला रे तुमको? फुल फॉर्म ढूंढ रहा था गूगल पे, नहीं किसका ढूंढ रहा था? लिखो कोविड-19 फुल फॉर्म। अच्छा सिर्फ इतना लिखा है? नहीं, उसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 19। यही तो बोला था मैंने। हो गया? एंड लास्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक, इसी के पार्ट, बाय अक्टूबर 2022 77% of export restrictions has been repealed। रिपील्ड का मतलब होता है बेटा खत्म कर देना, कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है ना, हम लोग देखते हैं ना एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स वगैरह, तो लगभग में ये जो G20 में जो एक्सपोर्ट होता है 77% जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको क्या कर दिया गया है? अब खत्म कर दिया गया है। अभी भी 23% रिस्ट्रिक्शंस बचा हुआ है। इतना ही है आपके इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो यूनिट 3 भी साफ। देखो अगला जो यूनिट है उसमें से आना 1 या 2 नंबर ही है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट की बात यहां पर करेंगे हम लोग, जहां पे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग वगैरह की बात करेंगे तो उसको देखेंगे। तो अगली क्लास से शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसको एक बार घर से पढ़ करके आना, और मैंने बता ही दिया कि एक बार खाली रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं सोमवार को। कल तो आप लोगों की दूसरी क्लास है ना भाई, हमारी थोड़ी ना है। हम तो मिलेंगे सोमवार को ही। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हमें झेलने के लिए धन्यवाद नए वर्ष के पहले दिन। नहीं बेटा, मैंने तो 15 जनवरी के आसपास बोला था।